हालात जो जहाँ तक पहुँचे हैं कराची के, जिम्मेदार कौन है इसका? कब बनेगा करीमाबाद का अंडरपास? कब मुकम्मल होगी ये जहांगीर रोड? कब मुकम्मल होगा ये डिग रोड का पुल जो 12 मरतबा टूट चुका है? कब मुकम्मल होगी रेड लाइन? 26 किलोमीटर की रेड लाइन, 503 मिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट आज 700 मिलियन यूएस डॉलर पर पहुंच गया है। इमरान मजे कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, उनकी 200% इजाफा हो गया। ठीक कैसे होगा? नलों में पानी नहीं आ रहा, इनके टैंकर्स में पानी कहाँ से आ रहा है? K4 बन भी जाए तो कराची को फिर भी पानी नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि K4 बन जाने के बाद कराची को पानी क्यों नहीं मिलेगा? लोग एतबार करते हैं आप लोग भी पार्टी पे? यानी ब्रिजेस भी बने, अंडरपासेस भी बने, शहर के अंदर तालीमी इदारे भी बने। यानी निमतुल्लाह खान साहब के दौर में 32 कॉलेज बने 4 साल में। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम में भी बना तो था कराची। बल्दियाती निज़ाम से आप सेटिस्फाइड हैं हमारे कराची के? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड। तो फिर आपने क्यों इलेक्शन लड़ा बल्दियात का? अस्सलाम वालेकुम मुनीम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर कराची कराची आपके हाथों में अब आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र इस्लामी जमीयत तलबा से शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह जमा इस्लामी में मौजूद हैं। जमा इस्लामी की ज़िम्मेदारी है, इस वक्त शहर की ज़िम्मेदारी है। सर अमीर कराची हो गए सर आप तो। जी जी, बस ये है कि ये ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बस इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस एज से, कॉलेज से स्टार्ट किया था? जी बिल्कुल, या स्कूल से ही आप कॉलेज लग गए थे? कॉलेज की लाइफ कॉलेज से। में गए थे? बिल्कुल कौन सा कॉलेज की कॉलेज लाइफ था से आपका? डीजे साइंस कॉलेज से डीजे साइंस मैंने कॉलेज। इंटर किया है ठीक और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है। ठीक है। तो और वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में भी किसी ओहदे पे फाइज रहे या? साउथ का नाजिम रहा इस्लामी जमीयत तलबा ओके। का और उसके साथ साथ डीजे साइंस कॉलेज का नाजिम रहा, साउथ का नाजिम रहा, फिर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा का नाजिम रहा। इस्लामी जमीयत तलबा कराची की ज़िम्मेदारी रही फिर मेरे पास और उसके बाद फिर मैं जमा इस्लामी में फ़ारिग होने के बाद जमा इस्लामी में भी एक हमारा गुलबर्ग टाउन होता है फील्ड एरिया, उसका मैं जमात का ज़िम्मेदार रहा और उसके बाद फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाद सेक्रेटरी जमा इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ 3 साल और अब जो है वो पिछले 1.5 साल से जो है वो जमा इस्लामी कराची की ज़िम्मेदारी है। अच्छा भाई, ऑब्वियसली बचपन आपका पूरा कराची में गुजरा, आपने कराची के सारे उरूज व ज़वाल देखे हुए हैं। इस वक्त का कराची, जो हालात जो जहाँ तक पहुँचे हैं कराची के, ज़िम्मेदार कौन है इसका? देखें, ज़िम्मेदार वो सारे लोग हैं कि जो पिछले 40 साल से हुकूमतों का पाट रहे हैं और इसलिए हम ये बात कहते हैं कि जिसके पास इख्तियार होता है, जिसके पास इक़्तिदार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। तो हमने देखा 40 साल में 1986 से लेके आज तक आप देख लीजिए कम व बेश 40 साल हो गए हैं। इस शहर ने बहुत नशेब व फराज देखे हैं और इस शहर के ये शहर जो है वो 70 की दहाई हो या 80 के अवाइल हो, ये शहर एक रोशन शहर था, इसकी रातें जागती थीं और ये शहर पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वैसे तो आज भी करता है, अपनी बाहों में लेता था, मोहब्बत देता था। यहाँ लोग रोज़गार के लिए आते थे और रहते थे इस शहर के अंदर। यहाँ इंडस्ट्री थी, ये फ्लोरिश कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से 86 से लेकर ऑनवर्ड्स आपने देखा ये शहर आग और खून की नज़र हुआ। यहाँ फसादात भी रहे, लिसानी फसादात भी रहे, मसाइल भी रहे, लेकिन पब्लिक के मसाइल हल नहीं हो सके, बल्कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते गए। जो शहर 70s के अंदर और 80s के अंदर पूरी ना सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस शहर का एक नाम था, इस शहर की एक पहचान थी, इस शहर की इक़्तिदार थी, तालीम थी। यहाँ के रहने वाले जब भी कोई बात करते थे, किसी भी फोरम पे खड़े होकर बात करते थे, तो ये तासुर आता था कि यार ये तालीम याफ्ता लोग हैं, ये मतलब एजुकेटेड लोग हैं, इनकी कुछ कदरें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने खो दी फिर 1986 से लेकर ऑनवर्ड्स आप देखें अब तो बिल्कुल इतनी तनज़ुली है जिसके नतीजे में आज नौजवान भी परेशान है ना, खुद कराची हम हुकूमत को या हम जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनको ब्लेम करने के बजाय आवाम को भी कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं करें कि आपने शहर की ओनरशिप नहीं ली, आवाम ने शहर को ओन किया है। देखें, बात यह है कि ज़िम्मेदारी तो होती है बरसर इक़्तिदार तबके पर कि वो पब्लिक को कहाँ ले जाना चाहता है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। हुकूमत के पास इख्तियार होता है ना। इस शहर में चिंचियाँ चल रही थी मरकज़ी शहरों पे, अभी 2 महीने पहले फ़ैसला हुआ कि चिंचियाँ जो हैं मरकज़ी शहरों पे नहीं चलेंगी। ये फैसला पहले भी हो सकता था। ये फैसला, ये मैं कहने का मतलब ये है कि अगर हुकूमत होती है और इक़्तिदार होता है, इख्तियार होता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है अगर आप करवाना चाहें, और अगर नहीं करवाना चाहें तो फिर कुछ भी नहीं होता। इस वक्त कराची के जो सड़कों की हालात है, पहले तो मुझे ये बता दें भाई
कि कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली आपके भी चेयरमैन हैं काफ़ी इलाकों में, काफ़ी कराची का हिस्सा आपके पास भी मौजूद है। पहले तो वहाँ के हालात बताना, वहाँ की सड़कें सही है, सलामत है? अच्छा देखें, हमारे पास 9 टाउन है इस वक्त जो बच गए हमारे पास। जो बच गए 25 में से वो 9 टोटल बच वैसे गए। कितने टाउन हैं? टोटल कराची में 25 टाउन हैं। 25 में से 9 आपके पास है, 25 में से 9 जो बच गए वो हमारे पास हैं बचे हुए। तो बाकी छीन लिए गए। जी जी, 4 टाउन वो हैं कि जो जिनका मुकदमा आज भी हम अदालतों में लेकर मौजूद हैं, क्या हुआ है वहाँ ट्रिब्यूनल्स के पर? अंदर डिस्प्यूट मौजूद क्या है? हैं। डिस्प्यूट ये है कि हम वो टाउन जीते हुए थे, ओके। हम यूनियन काउंसिल्स जीते हुए थे, लेकिन आरओज़ की बुनियाद पर रिज़ल्ट तब्दील हो गए। फॉर्म 13 जो बल्दियात में फॉर्म 13 इस्तेमाल हुआ, फॉर्म 11 हमारे पास था। 45 का? जी जी जी, 45 और 47 की जगह यहाँ 11 और 13 था। तो ओके। फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद थे, हमारे पोलिंग एजेंट लेके निकले और हम्म। पता चला कि फॉर्म 13 बन गया और उसके बाद जो है वो आरओ ने अपना काम किया। तो ये सारे काम होने के नतीजे में आज भी हम 15 यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं कि जिनको हमने पहले हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ओके। हम इलेक्शन कमीशन गए, हाई कोर्ट में चैलेंज किया, 6 यूनियन काउंसिल तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज है, आज तक चैलेंज है और इसको 2 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। और कुछ यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जो ट्रिब्यूनल के अंदर हैं। तो 15 यूनियन काउंसिल्स वो हैं कि जो अभी भी हम फाइट कर रहे हैं कि भाई रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल रिज़ल्ट मौजूद है, सबके साइन मौजूद हैं, लेकिन ये आप फॉर्म 13 के ज़रिए आपने जो है, जिस तरह आपने फॉर्म 47 के ज़रिए सारे रिज़ल्ट तब्दील हो गए आम इंतखाबात के अंदर, इसी तरह जो है वो, तो इसी तरह वो जो 15 यूनियन काउंसिल्स हैं उसके ज़रिए हमें मज़ीद 4 टाउन मिलना थे, जिनमें से सफूरा टाउन, औरंगी टाउन, यानी औरंगी टाउन में से 8 में से 6 यूनियन काउंसिल्स हमारे पास थी, आखिर में 3 बची। 7,000 वोट लेने और वाला जीता कौन आपकी जगह पे? पीपल्स पार्टी, चारों जगह, कोरंगी, सफूरा, चेनेसर। मतलब जहाँ जहाँ आप हारे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी जीती नहीं है? हारे नहीं, जहाँ रिजल्ट जहाँ तब्दील सॉरी किए जहाँ गए, जहाँ जहाँ आपका रिजल्ट तब्दील रिजल्ट। किए गए वहाँ पीपल्स पार्टी को जो है वो पार्टी, क्योंकि उनको शहर में लाने का, उनको उनका मेयर लाने का, वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, तो डिमांड यही थी बिलावल साहब की कि हमें कराची चाहिए। उनकी डिमांड पूरी करने के लिए हर नाजायज़ तरीका इख्तियार किया गया। किससे डिमांड की गई थी ये? सारी बात है, जो लोग सारा ऑपरेट कर रहे थे उन्हीं से डिमांड की गई थी, वरना ये शहर तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, बल्दियात सबसे ज़्यादा वोट अभी भी, यानी जमात इस्लामी के नंबर ऑफ़ वोट सबसे ज़्यादा, नंबर ऑफ़ सीट सबसे ज़्यादा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 193 हार गया और 174 जीत गया। ये किस तरह हुआ था ये? बाकी हम जब हाफिज़ नईम साहब उस वक्त जब इस चीज़ को एलेबरेट कर भी रहे थे और उन्होंने कहा भी था कि इस बार मेयर हमारा होगा और आपके पास सीट्स भी ज़्यादा थी, तो ये 174 वाले कैसे आ गए? तो देख लें, यही तो हुआ मैच हुई क्या? मैच ज़रा समझाएंगे। अच्छा देखें, जमात कुछ लोग वोट देने नहीं भी आए थे उस दिन। देखें इस तरह था कि जमात इस्लामी के पास 130 नंबर्स थे, ठीक है, और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हमारे पास ऑप्शन ये था कि पीटीआई के पास 63 थे, ठीक है, और एक सीट का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो 62 कर लें आप, ठीक है, तो 190 इस तरह मिला लें तो 192 बनते हैं। सही है। और इसी तरह बकिया पार्टियां जितनी भी थी, जेयूआई, मुस्लिम लीग नून, इनकी कुछ सीटें थीं, और पीपल्स पार्टी ने सब में मिलाकर वो 174 थी। ओके। तो 193 और 174, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि फिर जो है वो जब जिस दिन इंतखाब का दिन था उस दिन जो है वो जो सिटी जहाँ हो रहा था, ये इंतखाब हो रहा था, जहाँ वोट डाले जाना थे, वहाँ 161 जो है वो, यानी हमारे पूरे थे 130 आउट ऑफ 130, पीटीआई के 31 लोग वहाँ पहुँच सके, बकिया 30-32 लोग वो थे कि जो वहाँ नहीं पहुँचे। अब नहीं पहुँचे, कन्वेंस का मसला था या नहीं पहुँचे, कन्वेंस का मसला था, या फिर जो है वो कोई और मामला था, सड़कें टूटी हुई होंगी ना, इसलिए नहीं पहुंचे इसी तरह मेरे ख्याल ऐसी कुछ था। वो आर्ट्स काउंसिल में हो रहा था उस वक्त तो उसके अतराफ़ की सड़कें खोद दी गई थी, जिसके नतीजे में वो नहीं पहुंच सके, और उसके नतीजे में अब जारी बात है उनको पुलिस ने उठा लिया, थ्रेट किया गया। बाद में आप लोगों ने पूछा उनसे कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए वोट? मेरा ख्याल है वो हमने उनकी पार्टी की तरफ छोड़ दिया कि आप पूछें इनसे। अब मैं वाकई नहीं पूछा, कहीं ना कहीं मुलाकात तो ही होगी ना जो लोग एब्सेंट थे उन दिनों। हाँ जारी बात है, वो भी अवॉइड करते रहे। हमने उनकी पार्टी से कहा कि देखिए ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने तो आपसे एक बात की और उस बात को नतीजे में हमारा ख्याल था कि आपके सारे लोग मौजूद होंगे। अब जो नहीं आए हैं वो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शो कॉज देती है, उनसे बात करती है, जो भी सिलसिला है। तो ये पूरी कहानी है कि 193 हार गया और 174 जीत गया। चले, अब इस मुद्दे पे तो ये नहीं कह सकते ना कि कहीं चोरी हुई है, क्या हो, चलो वो एब्सेंट हो गया, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उन्होंने या डर गए, जो भी आप वर्ड यूज़ करें, बट आइनी तौर पे तो यही जीते ना, नहीं? देखिए नंबर ऑफ वोट्स के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो क्यों मान नहीं रहे आप? हाँ नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स तो उनके ज़्यादा है ना। लेकिन अब वो तो देखें ना, 32 अफराद अगर ना आए
या किसी वजह से उनको थ्रेट हो या वगैरह वगैरह, उनको उठा लिया, कुछ लोगों को उठा लिया गया, कुछ को थ्रेट्स थी, कुछ को घर वालों को थ्रेट्स थी, जिसके नतीजे में वो लोग नहीं आए, और ना आने के नतीजे में पूरा ग्राउंड ऐसा बनाया गया कि जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी आ जाए, और वही हुआ। तो मुर्तज़ा वहाब एज अ मेयर आपको लग रहा है कि वो डिलीवर नहीं कर रहे बिल्कुल ऑन ग्राउंड? नहीं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। क्योंकि हमने देखा अभी जो हालिया बारिशें हुई थी, जो हालात ख़राब थे शहर के पूरे, तो वो ऑन ग्राउंड थे। अब वो वीडियो के लिए थे सिर्फ, या अपने डिजिटल कंटेंट के लिए थे, या वाकई काम कर रहे थे, ये तो आवाम फैसला करेगी। अच्छा एक बात लेकिन और भी, थे। एक बात और भी कि मुर्तज़ा वाब साहब को भी जिस तरह लाया गया, एक तो था ना कि इलेक्शन हो गया, मुर्तज़ा वाब साहब के लिए सूबाई असम्बली में पहले बाकायदा सूबाई असम्बली से मंजूर की, मुर्तज़ा वाब साहब इलेक्शन नहीं लड़े थे, ओह। बल्दियाती इंतखाबात नहीं लड़े। बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए उस यूनियन काउंसिल का होना ज़रूरी था। अब मुर्तज़ा वाब साहब को मेयर बनाना था, मतलब तो क्या किया जाए, तो दौरान इंतखाबात कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जब बल्दियाती इंतखाबात चल रहे हों तो असम्बली नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए ख़ास तौर पे असम्बली ने कानून साजी की कि कराची में किसी भी सीट से जो है वो लड़ा जा सकता है, यानी जो पहले नहीं था, जो इंतखाबात हो रहे थे उस दौरान नहीं था, बाद में ये जो है वो पास करवाया गया। पास करवाने के लिए बाद उनको किसी सीट से खड़ा किया गया, किसी और को जो है विड्रॉ किया गया, उनको खड़ा किया गया, और इस तरह उनको जो है वो लेकर आया गया, यानी सारा ग्राउंड बनाया गया किसी तो तरह। जब ये हो नहीं सकता तो हुआ कैसे? भैया असेंबली के जरिए हुआ। तो गैर आइनी चीज़ नहीं हुई है? गैर आइनी चीज़ है, हम उसके खिलाफ भी अदालत में मौजूद हैं, हम उस गैर आइनी चीज़ के खिलाफ भी अदालत के अंदर केस मौजूद है हमारा, कि कैसे हो सकता है कि दौरान इंतखाबात आप एक कानून साजी करें। आपको जो कुछ करना था आप पहले करते ना, हाँ। आप पहले करते, आपने कानून साजी की, देखिए, और उसी का नतीजा है कि जिस तरह उनको लाया गया है आज वो उसी तरह जो है वो जारी बात, कराची को वो वैसे ही वो हो रहा है, कराची के साथ भी, कराची के साथ भी सलूक वैसे ही हो रहा है इस वक्त जो है वो, कि कराची को बिल्कुल एक तरह का जो है वो। तो हाफिज़ नईम साहब के साथ भी यही किया गया था कि उनको जो वो प्रोविजन असेंबली में थे, अपनी सीट छोड़कर वो आए थे? नहीं, इस तरह नहीं था। बल्दियाती इंतखाबात पहले हुए, बल्दियाती इंतखाबात हुए 15 जनवरी 2023 को। ओके। आम इंतखाबात हुए 8 फरवरी 2024 नहीं, को। उनको आना तो था ना, उनको ये कहा गया था अपने कौमी असेंबली की सीट छोड़कर आप। नहीं, देखिए इस तरह नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात हुए पहले, बल्दियाती इंतखाबात का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, ठीक है, जून में। 15 जून को मेयर ने, 15 जून 2023 को मेयर ने हलफ उठा लिया, ठीक है। अब वो जिस तरीके से हुआ 15 जून को 2023 को हलफ उठा लिया। आम इंतखाबात तो हुए फरवरी 8 फरवरी 2024 को, वो तो बाद में हुए, तो उसका सीट छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है, हाफिज साहब की सीट छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज साहब तो आज भी यूसी चेयरमैन हैं, आज भी यूसी चेयरमैन है ना। तो सीट छोड़ी क्यों थी? हाफिज साहब ने सीट ये इसलिए छोड़ी कि जारी बात है वो सीट उसका हम अहल नहीं थे, यानी हमारी समझ लें हमारे वोट नहीं थे इतने, हमारे पास पूरे रिजल्ट मौजूद है ना, हम ये समझते थे कि ये सीट हमारे पास नहीं है, और हमारा दिल गवारा नहीं करता था। हकीकत ये है कि हाफिज साहब ने जो ये सीट छोड़ी, भाई देखें हमारे पास रिजल्ट मौजूद थे ना, आज भी हम 6 सीटों के हवाले से हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है आज भी हम आम इंतखाबात में 6 सीटें ऐसी हैं जिनके हवाले से इसी सवाल को मुनीम भाई थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि हाफिज साहब ने इसलिए वो वाली सीट छोड़ी कि उनको कौमी असम्बली की सीट मिल जाए या नेशनल असम्बली की सीट मिल जाए? नहीं, देखें इंतखाबात तो कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक साथ हुए। हाफिज साहब एक कौमी असम्बली की नशिस्त से खड़े हुए और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से खड़े हुए, ठीक है। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं था? नहीं, देखें हाफिज साहब को कोई डिक्टेशन नहीं दी गई थी? नहीं, वो तो हाफिज साहब को तो सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो दे रहे थे, हाफिज साहब ने छोड़ी। क्यों छोड़ी? इसलिए कि उस नशिस्त पे अगर फॉर्म 45 के मुताबिक मेयर की ट्रेड के चक्कर में, क्या वो मेयर बनना छोड़ दें तो उन्हें हम सूबाई असम्बली की सीट दे दें? हाँ, ये हो सकता है कि कोई इस तरह का जो है वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने कोई मैकेनिज्म बनाया हो कि चलें इनको जो है वो आप चेयरमैनशिप छोड़ दें, सूबाई असम्बली की नशिस्त दे दी जाए। लेकिन जारी बात है हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता ना, जो जीता है आप उसको जीतने दीजिए, कोई भी जीता हो, चाहे पीपल्स पार्टी जीती हो। उनकी जगह पे कौन जीता था? पीटीआई जीती थी। अच्छा, देखिए हमारे और पीटीआई के वोटों में, पीटीआई के वोट 32,000 थे, हमारे वोट 29,000 थे। हुआ ये कि वहाँ जो है वो हमारे वोट कम करके 26,000 कर दिए गए, और हमें कहा कि जी आप ये सीट जीत गए, और पीटीआई के वोट 32,000 से कम करके 11,000 कर दिए गए। एमक्यूएम जिसको वहाँ जो है वो बमुश्किल 9,000 वोट मिले थे, उसके वोट हो गए जनाब वहाँ 29,000 हो गए वोट, और एमक्यूएम जो है वो 29,000 उसके वोट हो गए, 29 या 19,000 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 19,000 उसके वोट हो गए। तो अब अंदाज़ा लगाइए, यानी हमारे वोट भी कम करे इसके बावजूद कि वो नशिस्त जो है वो। भाई यहाँ पे मुझे पता है पूरी आपकी
बात सुनने के बाद एक एक चीज़ का एहसास हो रहा है कि जितने मसाइल हैं उनका गढ़ इलेक्शन है। नहीं देखिए क्योंकि इलेक्शन, आपने आपसे मैंने जो भी सवाल पूछा, घूम फिर के बात इलेक्शन पे आती है, घूम फिर के बाद धांधली पे आती है, घूम फिर के बाद हमारी, और ये हर इलेक्शन में होता है ना। जो भी टीम या जो भी टीम कह रहे, जो भी पार्टी इलेक्शन में अगर वोट्स कम पड़ते हैं उनको या हारती है कोई सीट, तो वो यही ब्लेम करती है कि धांधली हुई है। नहीं देखें बात ये नहीं है। हाफिज़ साहब ने सीट क्यों छोड़ी? उनको तो सीट मिल रही थी ना, उनको तो अवेल कर लेना चाहिए था, हम्म। उनको जाके हलफ उठा लेना चाहिए था। हम्म। भाई उनको तो कामयाब करार दिया ना, तो उनको सीट वो अवेल कर लेना चाहिए था। लेकिन हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि एक चीज़ जो हमारी नहीं है वो हम क्यों लें। लेकिन एक सीट का करते क्या वो? एक सीट का, क्या करते वो? एक सीट का वो कुछ करते हैं कि जो देखिए हमारा हमारा एक सेनेटर था, हम्म। हमारा एक कौमी असम्बली का मेंबर था, आज भी हमारा एक सूबाई असम्बली का मेंबर है। मैं आपको बताऊं, सूबाई असम्बली का मेंबर, कल कमेटी का इजलास हुआ है 15-16 रुकनी कमेटी सूबाई असम्बली की, जिसमें सिर्फ तनख्वाहों के मामला आना थे। आप मुझे बताएं, जमात इस्लामी का वाहिद मेंबर था जिसने कहा नहीं, अगर आप आवाम की तनख्वाह 10% बढ़ा रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉय की तनख्वाह 10% बढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप सूबाई असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह 200% बढ़ाएं। सर ये है जमात इस्लामी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तनख्वाह कर दी गई सुबह, और सब साथ थे इल्ला माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, सब ने उसके हक में, सिवाय अगर जमात इस्लामी का एक वाहिद एमपी था। ये है, देखें हक की कुव्वत ही होती है। सॉरी, बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ, क्या पता वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए हो? क्योंकि एक आवाज़ से उस डिसीजन पे फैसले फ़र्क तो नहीं पड़ा ना उस फैसले पे। सर ये पड़ा लोग तो ये भी नहीं करते। मुरव्वतन। नहीं नहीं देखें, ये जेन्युइन बात है ना। क्योंकि देखिए, अगर ऑब्वियसली उनके पास 6 7 8 लोग उनके साथ होते इस मुद्दे पे, तो समझ जाता है हायर उन्होंने आवाज़ उठाई और लोग मिले इनके साथ। नहीं देखें बात ये है ना कि वो सारी पार्टियां जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हम तो अपोजिशन में है ना, एमकेएम अपोजिशन में है, पीटीआई अपोजिशन में है ना। यहाँ आके अपोजिशन और वो सारे एक हो गए, यानी एमकेएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सब एक पेज पर आ जमात गए। यहाँ भी अकेली। जमात इस्लामी ने यहाँ आवाज़ उठाई कि नहीं, अगर आपने सरकारी एम्प्लॉय की तनख्वाह 10% की है, तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो पार्लियामेंटेरियन इनकी तनख्वाहों के अंदर 200% आप इजाफा कर दें। और 200% कोई मामूली नहीं है। 1.5 लाख से आप 4.5 पौने 5 लाख पे चले गए। अच्छा भाई, कमिंग बैक टू मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या कमी लग रही है आपको? क्यों सिंसियर नहीं लग रहा है आपको वो काम? देखिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ना माजी में डिलीवर किया है और ना पीपल्स पार्टी अभी डिलीवर कर सकती है। अच्छा। और मुर्तज़ा वहाब का मतलब पीपल्स पार्टी है ना। मुर्तज़ा वहाब साहब कोई अकेले तो नहीं है, वो मेयर ज़रूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर डिलीवर करना होता तो मुर्तज़ा वहाब साहब तो 16 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं। वो तो मेयरशिप से पहले एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं 16 महीने, और 26 महीने उनको अभी हो गए हैं, तो उनके तो हो गए 42 महीने। ठीक है ना। पीपल्स जरा पार्टी भी बेहतरी नहीं आई, इतनी सी भी नहीं। पीपल्स पार्टी 17 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है। उससे पहले 2010 से लेकर 2015 तक एडमिनिस्ट्रेटर भी उन्हीं के थे। उसके बाद वसीम अख्तर साहब आ गए। मुर्तज़ा वहाब साहब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो 16 महीने रहे। उसके बाद 26 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जो है मेयर हैं, तो 42 महीने तो गुजर चुके हैं और वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। और नाकामी की बड़ी वजह यह है कि आप देखें ना, 17 साल से अगर बरसर-ए-इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास तो प्लान पहले से होना चाहिए था ना कि शहर को डेवलप कैसे करना है। लेकिन जब आप शहर को ना इख्तियार देने के लिए तैयार हैं, ना वसाइल देने के लिए तैयार हैं, एक पैसा तरक्याती फ़ंड के लिए आप देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम जो चेयरमैन हैं, जिसमें जमात इस्लामी के भी चेयरमैन हैं, उनको पैसे मिले हैं, फंड्स मिले हैं। नहीं मिले? देखें, ये जो फ़ंड जो मिलते हैं, वो फ़ंड जिस मद में दिए जाते हैं वो ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स है, और ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स के ज़रिए जो रकम दी जाती है वो रकम फेडरल गवर्नमेंट देती है, जो सूबे को देती है, और सूबे के ज़रिए पहुँचते हैं केएमसी और टाउन तक पहुँचते हैं। ये रकम तनख्वाहों में खर्च होती है। 80% तनख्वाहों में रकम खर्च हो जाती है। जो 20% बचते हैं, उन 20% के अंदर मेडिकल, लीव इनकैशमेंट, POL और दीगर, इसी तरह पेंशन, प्रोविडेंट फ़ंड, इन सारी मदाद के अंदर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। हमारा सिर्फ एक टाउन, गुलशन टाउन, उसकी तो सूरत ये थी कि पहले साल उन्होंने 3 करोड़ 90 लाख रुपए वो थे कि जो उन्होंने ओन रिसोर्सेज के ज़रिए जो पैसे जमा किए थे वो तनख्वाहों पे लगाना पड़े। यानी तनख्वाह कम थी, तनख्वाह से मुराद OZT कम थी और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। तो 3 करोड़ 90 लाख रुपए तकरीबन उन्होंने वो लगाए कि जो उनके ओन एक्सपेंसेस थे। तो ये सिचुएशन है इस वक्त, ना आप इख्तियार देना चाहते हैं, ना ही आप जो है वो वसाइल देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त शहर को ज़रूरत है तरक्याती फ़ंड की ज़रूरत है कि शहर के अंदर तरक्याती फ़ंड दिया जाए, टाउन्स को दिया जाए। और जो उसमें पीपल्स पार्टी के टाउन भी हैं, PTI के भी हैं, जमात इस्लाम, सबको दीजिए आप।
कम से कम हर टाउन को तरक्याती मद में ही हमारा मुतालबा है 2 अरब रुपए कम से कम दिए जाएं ताकि 1 अरब मिल रहा है अभी आपको। देखिए 1 अरब जो 90 करोड़ रुपए 9 टाउन्स को एवरेज पर मंथ 9 टाउन्स को जमात इस्लामी के 90 करोड़ रुपए OZT की मद में मिलते हैं, जो सिर्फ सैलरी उसमें चले जाते हैं, जिसमें 80% सैलरी है, बाकी दीगर एक्सपेंसेस हैं जो तो वो तो कहते हैं हर टाउन को 1 अरब रुपए मिल रहा है ना। हर टाउन को 1 अरब रुपए नहीं है। ओके। 9 टाउन को एक महीने में एवरेज 90 करोड़ रुपए 90 करोड़ मिल रहा है, उसमें तरक्याती नहीं, फंड तरक्याती कुछ नहीं कुछ है, नहीं एक पैसा है। नहीं है, बताया ना आपको, तनख्वाहों की मद में होता है ये। तो आपने उनके जवाब में इस चीज़ को एड्रेस किया कि भाई जी, आप बिल्कुल, झूठ कह रहे हैं? हमने एड्रेस किया, हमने सारे आदाद शुमार बताए कि 90 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं उनमें 70 करोड़ रुपए जो 78% बनते हैं टोटल का, वो सैलरीज में जा रहे सही हैं, है। बाकी अदर एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया पेट्रोल POL है, मेडिकल है, लीव इनकैशमेंट है, इसी तरह प्रोविडेंट फंड है, वगैरह वगैरह। तो पिछले 1 साल से आपको तरक्याती फंड एक दफ़ा भी नहीं मिला? नहीं, ना बिल्कुल सूबाई नहीं। हुकूमत से, नहीं, ना बल्दियात से, कहीं से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और जो जितनी यहाँ पे जो तरक्याती हो रहे हैं वो खुद ही डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं? ओन रिसोर्सेज हैं, उसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसमें आप शॉप बोर्ड के ज़रिए, जो शॉप बोर्ड लगे होते हैं इनके ज़रिए जो आपकी टैक्सेस मिलते हैं वो है। इसी तरह जो इंडस्ट्री है वहाँ से टैक्स मिलता है, तो उनके ज़रिए जो आमदनी होती है, जो ये ओन रिसोर्सेज है ना ओके। टाउन्स के, इसके ज़रिए जो आमदनी होती है उसी के ज़रिए पार्क डेवलप होते हैं, उसी के ज़रिए हम तालीमी इदारों को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, खेलों के मैदानों को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मतलब कम बजट है बहुत। जी, बजट कम है, उस कम बजट के अंदर हम जो डिलीवर कर सकते हैं, जो लोगों को सहूलत दे सकते हैं आवाम को, वो हम कर रहे हैं। देखिए तो पहले साल हमने तो इस शायद यही वजह है कि रोड शायद इतने ड्यूरेबल नहीं बन पाते कि बजट कम होता है। नहीं, देखें वजह ये नहीं है, रोड सही ना बनने की असल वजह तो बात ये है कि जो ओवरऑल हमें नज़र आता है, अभी भी मैं आया ना, देखें पूरे साइट एरिया की सड़कें खुदी हुई थी जगह जगह से बारिश के बाद, जो है वो उसकी बड़ी वजह ये है कि मेजर जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। मेजर रकम जो है आपके टाउन्स में जितने देखिए, जो तरक्याती काम है वो सही रोड्स हैं? देखिए हम जो भी चीज़ करते हैं ना, हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम करते हैं। सेपरा है, वो सारे टाउन सेपरा करते हैं, सारे टाउन करते हैं सेपरा ना। अभी वफाकी हुकूमत ने एक और उसके अंदर जो है वो ई-पैड के नाम से जो है एक पोर्टल उन्होंने कर दिया है, और उसको जो है वो सूबाई हुकूमत ने भी ओन किया है, जिसके ज़रिए आप जो भी टेंडर करना चाहता है वो टेंडर जो है वो वेबसाइट पे जाके वो टेंडर करेगा। ओके। टेंडर करने के बाद जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस मुकम्मल होगा, एवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है फिर ये फाइनल होता है, और आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन कि जो भी टेंडर हो रहा है उसके बाद बिड जिसको डालना है वो जाके बिड डालता है, बिड डालने के बाद फाइनल होता है। ये तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सारे टेंडर होते हैं। तो इस प्रोसेस में कमीशन कहीं नहीं लिया जाता? देखें होता ही है कि सरकार के अंदर जो सूरत हाल है, सरकार के अंदर तो बगैर कमीशन के, बगैर करप्शन के कोई काम ही नहीं हो रहा। कितने 10% होता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बता रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट निज़ाम है, जिसके तहत सेपरा का निज़ाम और ई-पैड का निज़ाम, जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन्स के अंदर तो कम से कम इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके काम किया जा रहा है, तरक्याती काम किए जा रहे हैं, टेंडर्स किए जा रहे हैं, बिड होती है और जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन सवाल वही है, कितना कमीशन लिया जाता है? देखिए ये तो करप्शन है, और करप्शन जहाँ तक हो सकता है हमारे आप लोग रुकते हैं, आप लोग मना करते हैं कि हम नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे टाउन्स के अंदर जो है वो यही तो परेशानी है बहुत से लोगों को। अच्छा, ये लियाकताबाद वाला रोड है, ये कब बनेगा, कुछ आइडिया है? लियाकताबाद वाला रोड कौन सा वाला रोड? जो बारिशों में टूटा पूरा। देखिए बारिशों में आपने बनाया था? 150 मीटर की एक पट्टी है, वो बैठ गई, और बैठ क्यों गई कि वो रोड बनने के बाद उसके नीचे एक सीवरेज की लाइन जा रही थी, वो लाइन चौक हो गई। ओके। और होता ही है, खोद दिया गया रोड को? नहीं खोद नहीं दिया गया, वो बैठ गई। जब लाइन चौक हो गई, जिसके नतीजे के अंदर रोड बैठ गया। कितना? तकरीबन 150 मीटर की, ये वो 1.3 किलोमीटर की पूरी पट्टी है। रोड बनी थी 1.3 किलोमीटर की, तकरीबन 150 से 200 जो है वो मीटर की पट्टी बैठ गई। बैठने के नतीजे के अंदर जारी बात है वो सड़क फिर बैठ गई। जब एक तरफ सीवरेज का जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इदारे, सीवरेज का काम किसने किया था? आप ही नहीं करवाया था? नहीं, हमने नहीं करवाया सीवरेज का। उसकी वजह यह है कि सीवरेज का महकमा हमारे अंडर में नहीं है। सीवरेज का महकमा जो है वो सूबाई हुकूमत, वज़ीर बल्दियात मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन हैं। अच्छा, यहाँ ये भी तो है ना, शहर के अंदर सारी डिवीज़न है, सीवरेज और पानी का महकमा जो है वो उसके चेयरमैन है मुर्तज़ा वहाब साहब। वो टाउन को जवाबदेही ही नहीं है, वो कहीं भी आके सड़क खोदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी ने अपने ज़िम्मे रखी हुई है, यानी वो भी सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है, और पानी और सीवरेज का जिम्मा भी उन्हीं क्या है। तो सारी बात है, ये दो तो अहम इख्तियारात में क्या क्या है? देखिए हमारे इख्तियारात में, टाउन के इख्तियारात में पार्क्स हैं, टाउन के इख्तियारात में पार्क्स तो बचे गए हैं कराची में। टाउन के इख्तियारात में पार्क्स हैं, टाउन के इख्तियारात में स्पोर्ट्स हैं, ग्राउंड हैं। टाउन के इख्तियारात के अंदर आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहीं बनाना चाहें तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना सकते हैं। और ये बात आपको बताऊं कि अभी हमने 2 साल की पूरी रिपोर्ट पेश की है 16 अगस्त को।
9 टाउन में कराची के, जो हमारे पास 9 कराची के टाउन है, उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में 171 पार्क्स रेनोवेट किए हैं, डेवलप किए हैं। नाइस। और बिलखुसूस मैं लियाकताबाद का तज़किरा करूँगा। लियाकताबाद में टोटल पूरे लियाकताबाद टाउन में 15 पार्कों की जगह थी, बंजर पड़ी हुई थी। मैं खुद एक पार्क जो है इफ्तिताह करने गया, मुझे बताया गया कि ये पार्क छोटा सा था, 10 डंबर तो यहाँ से कचरा निकला है ओह। पार्क को डेवलप करने के लिए। ये मतलब ये 15 आउट ऑफ 15 लियाकताबाद टाउन ने सारे पार्क अपने डेवलप कर दिए। और इसी तरह अभी क्या हालात है उनके? अभी हालात बेहतर हैं। अभी आप पार्कों का विजिट करें, बारिश के बाद तो दरख्तों पर, पौधों पे एक रौनक आ ठीक जाती है, है पार्क्स ना। हो गए, स्पोर्ट्स है। इसी तरह हमने यूथ के लिए गुलशन टाउन के अंदर हमने क्लब वो बनाया, बाकायदा उनको वहाँ फैसिलिटेट किया कि वहाँ उनके पास नेट मौजूद होता है, वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, आउटडोर भी। इसी तरह लाइब्रेरी बनाई यूथ क्लब के नाम से, ठीक है, गुलशन यूथ सेंटर के नाम से। इसी तरह हमने अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है, रोड साइड जंगल, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ थे। इसी तरह पार्कों के अंदर ही हमने जो ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई पार्कों के अंदर ओपन एयर जिम होना चाहिए। इसी तरह तालीमी इदारे, 42 सरकारी मिडिल स्कूल ऐसे हैं कि जिनको हमने रेनोवेट करा, और ना सिर्फ रेनोवेशन करके वहाँ हमने बच्चों की वहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ, और 6000 बच्चों में पिछले साल के मुकाबले में इस साल इजाफा हुआ है। ठीक, 6000। ठीक। देखिए ना, तालीम तो एक बुनियादी हक है ना, तो हम क्यों उसको NGOs के हवाले करें? क्यों ना हम अपने स्कूलों को खुद चलाएं? हमने ये बात तय करी कि हम पार्कों को डेवलप करेंगे, खेलों के मैदानों को डेवलप करेंगे। इसी तरह हम जिम्नेजियम बनाएंगे नौजवानों के लिए, ताकि नौजवान उससे इस्तेफादा कर लेकिन जो सकें। और मेन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, जिनमें रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये नहीं, ये भी स्ट्रीट लाइट्स टाउन के ज़िम्मे हैं। और हमारे पास जो फिगर आई है 2 साल की, 1,03,100 स्ट्रीट लाइट्स हमने अपने 9 टाउन्स के अंदर, चौक चौराहों गलियों, सारी बातें वो ख़राब भी होती हैं, ठीक भी होती हैं। 1,03,300 स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल के तहत भी हैं और साथ साथ टाउन के तहत भी हैं। पानी आपके अंडर नहीं आता? पानी हमारे अंडर में नहीं आता, लेकिन पानी पर हमारे अंडर में ना आने के बावजूद भी, अब आप ये देखिए, ये काम हमारा नहीं था। लोग कहते हैं ना कि यार इख्तियार से बढ़ के बात करते थे, आप कहते थे ना। हमने सिर्फ सीवरेज के काम पर 1 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ जमा इस्लामी के टाउन्स ने, जो हमारे डोमेन में नहीं आता था, हम कह सकते थे, हम बाद में फाइल फेंक के भाग सकते थे कि यार नहीं, हमारा काम 1 अरब 19 करोड़ रुपए हमारे 9 टाउन्स ने खर्च किए हैं। और वाटर के काम पे 17 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी दोनों मिला लिए जाएं तो कितने बन जाते हैं? तकरीबन 1 अरब 36 करोड़ की फिगर बन जाती है, 36-37 करोड़ की। ये काम हमारे ज़िम्मे नहीं था। लेकिन आप कहीं कोई गली बनाने जाएं, पेवर ब्लॉक लगाने जाएं, तो पहला काम क्या होता है? उस गली के अंदर जो है सीवरेज का नाला जो है उबल रहा होता है। आप उस वक्त तो नहीं कर सकते ना। आप अच्छा, इंटरनल सड़कें टाउन की, इंटरनल सड़कें वो टाउन के ज़िम्मे हैं, ठीक है, नो डाउट। जो एक्सटर्नल सड़कें हैं, जो मेन शाहराएँ हैं, वो सारी मेन शाहराएँ KMC के अंडर में आती हैं, ओके, ठीक है ना। जो इंटरनल सड़कें बनाने जाएं, अब इंटरनल सड़कें बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये 3रा साल इंटरनल सड़कें बनाने का सिलसिला है। हमने इसको प्रायोरिटी में रखा है। हमारे बजट का, हमारे टाउन्स के बजट का, 9 टाउन्स के बजट का 41% इंशाल्लाह ताला हमने रखा है डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें सड़कें बनाएंगे, पार्क्स भी डेवलप करेंगे, साथ साथ हम अपनी गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक्स लगाएंगे। अच्छा, पेवर ब्लॉक्स इसलिए लग रही हैं कि सस्ती पड़ती हैं या ड्यूरेबल होती हैं? अच्छा, पेवर ब्लॉक्स का ये होता है कि अगर आपने पेवर ब्लॉक लगाए और कोई इदारा कोई काम करता है, तो पेवर ब्लॉक दोबारा लग सकते हैं, तो निकाल के दोबारा लग सकते हैं। ये आसानी होती है, क्योंकि देखें इदारों का एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ना वाटर का इदारा जो है वो टाउन चेयरमैन को जवाबदेह है, और ना ही कोऑर्डिनेशन, हम कहते हैं जवाबदेह ना करें, आपका मसलन कोऑर्डिनेशन तो बनाए ना, वो नहीं है। देखिए 18वीं तरमीम का क्या फ़ायदा था? 18वीं तरमीम का फ़ायदा ये था कि जो वफाक के पास इख्तियारात हैं वो सूबों के पास आए, और सूबों से जो जमहूरियत की बुनियादी नर्सरी है उसको मुंतकिल हो। यहाँ लोग जमहूरियत की माला जपते नहीं थकते, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हैं, नीचे देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं। और एक बात और भी अर्ज़ करूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे कितने पार्क डेवलप हुए, कितनी चीज़ें हुई, कि कराची में जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ मिले, अब हमारे 9 टाउन्स के अंदर कम व बेश 9000 एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं। इन 9000 एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें मैंने आपको बताया OZT के अंदर जाती हैं, लेकिन कितने ही एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूज़ जो है पिछले, यानी 2015 और 2017 से भी ड्यूज़ इनके अदा नहीं किए गए थे। यानी लोगों का बोनस है, लोगों का मेडिकल है, ये ड्यूज़ अदा नहीं किए। जमा इस्लामी के 9 टाउन्स ने, हमने अपने सोर्सेज के ज़रिए, जो हमारे ओन सोर्सेज हैं, 72 करोड़ रुपए हमने इन 9 टाउन्स के अंदर उन एम्प्लॉयज़ को दिए। और बाज़ टाउन ऐसे हैं जो 0-0 कर दिया पिछला। हम कह सकते थे कि यार हमने 19 जून को अलग उठाया, 19 जून 2023 को अलग उठाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
लेकिन भाई इसी शहर के लोग हैं ना। अच्छा, इसी मतलब शहर के बल्दियात के अंडर कितना कराची आता, कितना परसेंट कराची आता है मेयर के नीचे? लोग। मेरा ख्याल है जो आदाद शुमार आते हैं उसके मुताबिक तकरीबन 32% आता है। ये 32% सिर्फ जी जी कराची का इख्तियार आप लोगों के जी पास है? जी जी, बल्दियात के अंदर, बल्दियात के KMC अंदर, के जी, तहत केएमसी के आता है। अंदर। बाकी किस क्या क्या है? बस देखें इसमें कंटोनमेंट है ना, कंटोनमेंट आ अब गया 6 आपका एक। कंटोनमेंट हैं। हाँ, इसके अलावा इसमें वफाक की ज़मीन शराय है। फैसल पूरा कंटोनमेंट है? नहीं पूरा तो नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है, शुरू का हिस्सा है, फिर एक फैसल तो कंटोनमेंट क्यों ना लगता एक ऐसी है, म्यूचुअल कराची बॉडी कंटोनमेंट बनाई लगता जाए है। कराची की, जिसमें सारे ही जो कराची के जो होना तो यही चाहिए। दावेदार हैं वो आके बैठे देखिए होना यही चाहिए। और मैं आपको और मिसाल दूं बनाएं। कि 2001 से लेकर 2005 तक हम्म, नेमतुल्ला खान साहब इस शहर के नाजिम रहे, उस वक्त यस नाजिम होता था। यस यस। और उन्होंने सारे जितने भी इदारे थे उनको ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की ज़मीन वफाकी ज़मीन है जो रेलवे के पास जी। है, रेलवे कराची की ज़मीन इस्तेमाल होती है, रेलवे कराची में शेयर डाले। स्टील मिल की ज़मीन वफाक के अंडर में थी, वफाकी इदारा था। KPT वफाकी इदारा है। जितने वफाकी इदारे हैं, जितने वो इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, वो अपना इनपुट डालें कराची के बजट में। तामीर कराची प्रोग्राम बना, उस तामीर कराची प्रोग्राम के अंदर 29 अरब रुपए से वो प्रोग्राम बना, जिसमें 14 अरब रुपए इन सारे इदारों ने दिए, 6 अरब रुपए वफाक ने दिए, 6 अरब रुपए सूबे ने दिए, और अपना कंट्रीब्यूशन मिला लें तो कोई जितना भी इसमें बचता है बकिया, वो अपना कंट्रीब्यूशन था KMC का उस वक्त। देखें जब डेडिकेटेड लीडरशिप हो, जब ट्रांसपेरेंसी हो, जब लोगों को अंदाज़ा हो कि यार ये लोग करप्ट लोग नहीं हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं, इनके अंदर एहलियत है, दयानतदारी है, तो उसके नतीजे में ये सारे लोग भी ऑन बोर्ड होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ? ये हाल जो हाल हो रहा है इस वक्त शहर का जो है ऐसी है ना। तो देखें अगर लोगों को ये इत्मीनाद हो, लोग इत्मीनाद करने के लिए तैयार नहीं है इसमें कि किस तरह जो है वो ठीक कैसे होगा? देखें ठीक होने का रास्ता यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। लोग एतमाद करते हैं आप लोग भी पार्टी को? बिल्कुल, तुम्हारे सामने लोगों को है भरोसा कि आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अगर चले, क्योंकि आप अमीर हैं, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि आपकी पार्टी में कोई शख्स ऐसा है जो खांचा मार रहा है, हमारी लोकल ज़बान में कहते हैं डंडी मार रहा है, या बजट में आम अल्फाज में करप्शन कर रहा है, आप लोग क्या करते हैं उसके साथ? देखिए हमारे पास एक पूरा एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, हर सतह पे है। हमने हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनी हुई हैं हर सतह पे। ओके। यूनियन काउंसिल है ना, यूनियन काउंसिल तो छोटी होती है ना, एक टाउन में कहीं 8 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 16 भी हैं। यूनियन काउंसिल की सतह तक भी हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनी हुई हैं, ओके। जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के साथ मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन होती है। जो चीज़ होती है अप्रूवल के साथ होती है, जो चीज़ भी होती है, चाहे टाउन हो या UC हो, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखना उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है कि चीज़ों पर नज़र रखे, और जहाँ भी मामलात में अगर कोई टेढ़ हो रहा हो तो उसको दुरुस्त करने का काम किया जाए। अच्छा भाई, कराची के पानी के मसले के ऊपर आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, K4 वाला मसला एक अलग चल रहा है, टैंकर माफिया वाले मसले पर आपका क्या स्टैंड है? मतलब ये क्या है, कौन लोग हैं भाई ये? टैंकर माफिया जो है वो आपने खुद ही कह दिया माफिया, तो माफिया होती है ना। माफिया के खिलाफ आपने बात की है तो सारी बात है लोग तो बात करने नहीं, हम तो वो मैंने वो लफ्ज़ अदा किया जो मैंने अखबारों में पढ़ा है भाई। देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची को ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है सूबाई हुकूमत, ना पानी देने के लिए तैयार है। और पानी का ये K4 को मजीद कितने साल लगेंगे? कितने सालों की है ये? मतलब पानी नहीं आ नहीं पा रहा, मोटर कमज़ोर है, क्या है? देखें K4 का मंसूबा जब तक माइंडसेट तब्दील नहीं होगा, जब तक लोग अपने मफादात से नहीं निकलेंगे, जब तक K4 का मंसूबा नहीं बनेगा। और ये आरो प्लांट का क्या सीन है? आरो प्लांट भी नहीं बना? 22 साल हो गए ना। यस यस। 2003 में नेमतुल्ला खान साहब उस वक्त नाजिम थे, K3 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, शहर को 100 मिलियन गैलन डेली पानी का तोहफा दिया गया 2003 में। 2003 में ही जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहा था, ये अंदाज़ा था कि शहर की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट, मज़ीद रिक्वायरमेंट है इसकी, ये पूरा नहीं कर सकता 100 मिलियन। उस वक्त PC2 बनाई गई, K4 की PC2 बनी 2003 में। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए। 23 साल हो गए। 22 साल हो गए। 2006 में इसकी फिजिलिटी बन गई, एक्नेक्स से 2014 में अप्रूव हो गई, और ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। 11 साल हो गए अब। जी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया 2014 में। ये सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे था। 2018 में इसको मुकम्मल होना था। 2018 में आके पता ही चला कि इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, 14 अरब रुपए डूब गए। उसके बाद जनाब ये फ़ैसला किया गया, फिर वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया अब इसको वफाक बनाएगा। किसको हवाले कर दिया गया? वापडा के हवाले कर दिया गया। 2023 अक्टूबर में इसको कंप्लीट होना था। ये प्रोजेक्ट था 25 अरब से शुरू हुआ था, आज कितना है? 126 अरब। चलो भाई, एक ऊपर चला गया। देखिए ना 126 अरब हो गया। और अभी भी सूरत हाल क्या है? अब वफाक के ज़िम्मे था ना,
इसको 40 अरब रुपए चाहिए थे कंप्लीट होने के लिए 2026 जून तक। 63% काम मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने के लिए इसको कितने चाहिए थे? 650 MGD का प्रोजेक्ट था ये, जो कम होकर इसको 150 गुना कम कर दिया गया, 260 MGD रह गया। ये प्रोविज़न है कि चलें आगे वो हो जाएगा तीन फेज़ में 260, 260, 130। लेकिन 650 से कर दिया गया कितना? 260 कर दिया गया। वफाक ने इसके लिए 40 अरब रुपए अगर मिल जाते तो ये मुकम्मल हो जाता 30 जून 2026, जो वापडा कहता है कि 63% काम हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ? 3.2 अरब रुपए इसके लिए रखे गए। इसका मतलब क्या है कि आपने 10% भी नहीं रखे ना, तो इसका मतलब ये सुर्ख फीते की नज़र हो तो गया। खसारा ही खसारा है। तो कुछ देखें ना आप, ये देखें, ये सूरत हाल है वफाकी हुकूमत में। मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत का पार्ट, पीपल्स पार्टी, MQM वजारतों के मज़े ले रही है। भाई करते हैं ना फाइट इसके लिए। इसके लिए अगर किसी ने एहतियाजी रैली निकाली, वो भी जमा इस्लामी ने सूबाई असम्बली के सामने निकाली कि भाई कुछ शर्म करें, इस शहर के लोगों को जीने दें, पानी तो लेने दें इनको। टैंकरों के ज़रिए आप पानी दे रहे हैं, और टैंकर रिपोर्ट करता है कि 1 अरब 62 करोड़ का पानी तो पिछले से पिछले साल उन्होंने खुद जारी की रिपोर्ट। हमने सेल आउट किया है, जो खुद उन्होंने मुश्तहिर कर दिया। और कितना ऐसा होगा कि जो उन्होंने बताया नहीं होगा। नलों में पानी नहीं आ रहा, इनके टैंकर्स में पानी कहाँ से आ रहा है? हाइड्रेंट के जरिए आ रहा है। तो वो हाइड्रेंट घरों तक नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अब आप देखें औरंगी टाउन हब डैम बना भी, उन्होंने इफ्तिताह किया ना बिलावल साहब ने। जी। अभी मेरा ख्याल है 10-15 दिन हुए हैं इफ्तिताह किए हुए। वो कैनाल जो बनी वो जो कैनाल जो बनी है, कैनाल के आपने पूरी कहानी आपको पता होगी। कैनाल जिस तरह जो है वो कैनाल वो तो कह रहे ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल बेसिस पे तोड़ी जाती है कैनाल जो है वो। अभी 3 दिन पहले कैनाल में को जो है वो कहा कि जी 100 MGD पानी नहीं मिल सकता, इसमें फॉल्ट आ गया है और हम जो है वो 40 MGD पानी देंगे। फिर उन्होंने 100 MGD कर दिया होगा। अगर कैनाल से औरंगी टाउन के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, साइट और किमाड़ी के लोगों को पानी नहीं मिलता, नॉर्थ कराची के लोगों को जहाँ जहाँ ये हब डैम से कैनाल जाती है, तो यार क्या फ़ायदा आपने 12.7 अरब रुपए कैनाल टूट जाए। सिर्फ ऑप्टिक्स है, ये दिखाया जा रहा है। देखें ये प्रैक्टिकल नहीं है ये सब देखें, कुछ। बात ये है कि जब 80% 85% करप्शन की नज़र हो रहा हो, जब किक बैग्स और ये सारी चीज़ें चल रही हों, तो फिर आप देखें ना उसके नतीजे में तो यही होना है कि लग नहीं रहा, जो लगना चाहिए वो लग नहीं रहा, जेबों में जा रहा है ये सारा पैसा। और आप देखें K4, एक तरफ तो ये टैंकर का मामला है ना, K4 बन भी जाए तो कराची को फिर भी पानी नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि K4 बन जाने के बाद कराची को पानी क्यों नहीं मिलेगा? बैरियर टाउन नहीं, बैरियर टाउन नहीं, कराची की 90 किलोमीटर पाइप लाइनों को चेंज होना है। यस, वो ऑगमेंटेशन का काम है। वो किसके ज़िम्मे है? वो काम वफाक के ज़िम्मे है। वापडा बना रहा है, वफाक में भी सारी पार्टियां हैं, और ये काम पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का है कि शहर में ऑगमेंटेशन का काम करे। शहर में ये 90 किलोमीटर की जो लाइनें हैं इनको चेंज किया जाए। आज तक सिर्फ एक टेंडर हुआ है 2.7 किलोमीटर का, नीपा से लेकर हसन स्क्वायर तक का, सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेकर हसन स्क्वायर तक का, जो अभी काम शुरू नहीं हुआ, और कम से कम 2 साल लग जाएंगे इस काम पे भी। तो अगर आपको K4 के ज़रिए पानी मिल भी जाएगा तो नलकों में पानी नहीं आएगा जब तक ये नायल हुक्मरान जिनके पास इंतजामी सलाहियत भी ना हो, जो करप्शन कर रहे हो। तो सारा पैसा जा किसके पास रहा है? बस जेबों में जाता है। किन की जेबों में जाता है? भाई देखे ना, ये तो इन्हीं लोगों की जेब में जाता है जो बरसर इक़्तिदार तबका है। अब जरदारी साहब की कोई लिमिट है? जरदारी साहब की कोई लिमिट है? ये तो एक ऐसा सिस्टम है कि हमें बताया गया कि हम सिस्टम को उखाड़ देंगे। ये बताया गया कि हम सिस्टम को उखाड़ देंगे, पता ये चला कि वो सिस्टम क्या होता है? में जो है वो ये सिस्टम वो है कि जो SBCA में नज़र आता है पैसे की शक्ल में। आप किसी भी काम के लिए जाएं, आपको जो है वो आपकी फ़ाइल इधर से उधर होगी नहीं जब तक आप जो है पैसे ना दें। ये सिस्टम आपको कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में नज़र आएगा, ये सिस्टम आपको दीगर इदारों के अंदर नज़र आएगा, KDA में नज़र आएगा। ये ऐसा सिस्टम है कि जो हर इदारे के अंदर नज़र आएगा। इसका इंचार्ज कौन है सिस्टम का? सिस्टम के इंचार्ज तो इस्लामाबाद में होते हैं इस वक्त। यहाँ से उनको इस्लामाबाद ले जाया गया है। अच्छा, मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, मैं पहुंच नहीं पा रहा। कौन है? आप पहुंच जाएंगे, आप कराची के इस्लामाबाद में हो। ओके, तो ये सिस्टम का भी ब्रेक नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सिस्टम ब्रेक हो सकता है, अवामी कुव्वत से होगा इंशाल्लाह। अवामी कुव्वत से होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ। बिल्कुल, अवाम की कुव्वत से होगा। जब अवाम का टेम्परामेंट जवाब दे जाएगा तो उसके बाद आपने देखा बाज़ ममालिक के अंदर लोगों ने फिर असेंबली के अंदर शीशे तोड़ के घुसे हैं। असेंबली के अंदर भी ऐसा भी हुआ है ना, ये अभी की बात है, 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है। फिर लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। कुछ लोग तो निकल गए ना, शेख हसीना वाजिद तो निकल गई ना,
ऐसे ही होता है ना। पुरअमन एहतजाज भी तो होता है हाँ ना। नहीं, पुरअमन एहतजाज, असल चीज़ तो पुरअमन एहतजाज है। तो फिर असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए ना जब इस तरह आप जो जाके। है जब आप जो है वो, जब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते तो आम आदमी क्या करता है? आम आदमी जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ, देखिए ना, तो वो तो स्टूडेंट इनकलाब स्टूडेंट था ना, पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है। स्टूडेंट स्टूडेंट निकल आए, स्टूडेंट जो है वो निकल आए, उन्होंने जो है वो भागने का मौका, बड़ी मुश्किल से शेख हसीना वाजिद जो है भागी हैं, वरना तो शायद मौका भी नहीं मिलता। मोहन साहब देखे ना, वो इनकलाब था, लेकिन पूरी शक्ल में इनकलाब था। पाकिस्तान में आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? 2013 से सुन रहे हैं, जो उठता है फिर वो बैठ जाता है। मसला ये है। देखें बात यह है कि लोगों को एक जद्दोजहद के लिए, लोगों को मज़ाहमत के लिए तैयार करना चाहिए है कि इन जालिम हुक्मरानों से अपना हक लेने के लिए, सही है ना? सर उसके लिए पहले यूनिटी होनी ज़रूरी है ना। नहीं नहीं सर, वो तो जारी बात है, इसमें कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ना, कोई तो आवाज़ बुलंद करेगा। आप मुझे बताइए कि IPPs को कोई जानता था आज तक? नहीं। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने पिंडी में धरना दिया तो पता ही चला कि एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है जो बगैर यूनिट चलाए बिजली बना रहे हैं और अरबों रुपए कौम के जा रहे हैं। ऐसी था ना, और डॉलर में जा रहे हैं। डॉलर में जा रहे हैं। तो नहीं पता था ना कि इलेक्ट्रिक के मुतालिक आज से 7 आम साल आदमी को पहले नहीं किसी पता को था। नहीं पता था ना, आम आदमी को, कि किस तरह हमारी जेबों पे डाके डाले जा रहे हैं। यानी जो मीटर जिसके पैसे मैंने और आपने दिए हैं घर में, उस मीटर के पैसे भी चार्ज हो रहे हैं, जिसके मीटर के पैसे हम लगाते वक्त अदा कर चुके हैं, उसके हर बिल के अंदर उसके पैसे भी आ रहे हैं। हर बिल के अंदर जो है वो आप जो है वो उन एम्प्लॉयज़ के पैसे भी डाले हुए हैं आपने, कि जो एम्प्लॉयज़ आपने 7,000 एम्प्लॉयज़ प्राइवेटाइजेशन के वक्त निकाल दिए, उनके पैसे भी आपने डाले हुए हैं पर एम्प्लॉय। यानी हर बिल के अंदर 15 पैसे या 25 पैसे कुछ लगा के भेजते थे। यानी आपके, यानी हमने आवाज़ बुलंद की ना कि यार ये डाका डालना बंद करो, लोगों के जेबों पे डाका डाल रहे। और ये किन लोगों ने किया? ये प्राइवेटाइजेशन जो हुई, ये भी सारे यही लोग थे। खंभों को एवज भेज दिया गया के इलेक्ट्रिक को। आज देखें ना, शहर में पानी का मसला, शहर में बिजली का मसला, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला। जो काम शुरू होता है, कराची में कोई डेडलाइन है, कोई हतमी तारीख है कि कब बनेगा करीमाबाद का अंडरपास, कब मुकम्मल होगी ये जहांगीर रोड जो 5 मरतबा तो मेरा ख्याल है कि टूट चुकी है, कब मुकम्मल होगा ये डिग रोड का पुल जो 12 मरतबा टूट चुका है, 12 मरतबा सुराख हो चुका है, एक जगह तो 8 मरतबा हो चुका है, आज भी बन रहा है। कब मुकम्मल होगी रेड लाइन, ये तो इंसानी ज़िंदगी के लिए एक सुर्ख लकीर बन गई है। 26 किलोमीटर की रेड लाइन, 503 मिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट आज 700 मिलियन US डॉलर पर पहुंच गया है। हुक्मरान मज़े कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो गया, उनकी 200% इजाफा हो गया। सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में 600% इजाफा हो गया। सेनेट चेयरमैन और कौमी असम्बली के स्पीकर। आम आदमी रुल रहा है सड़कों पर, परेशान है। लेकिन हल ये है कि लोग बेदार हों, लोग निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें, इंशाअल्लाह ताला हालात तब्दील होंगे। अच्छा मुन्ना भाई, ये बताएं कि टाउन नाजिम की तनख्वाह कितनी है? टाउन नाजिम की अप्रॉक्सीमेटली 50,000 50,000 है। 50,000 है। तो ये जो टाउन नाजिम बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, ये क्या होता है? लेकिन टाउन की तरफ से, सिर्फ टाउन के अंदर जो है ना, जो इलेक्टेड लोग हैं, टाउन चेयरमैन को गाड़ी मिली है। और जो बाकी जो दूसरे नाजिम काउंसलर होते हैं, कोई UC चेयरमैन को कुछ नहीं है। एक यूनियन काउंसिल के अंदर नहीं, लेकिन बना तो लेते हैं वो। नहीं, देखें आप ये देखिए कि यूनियन काउंसिल जो है वो उसको कितनी OZT मिलती है? 5 लाख रुपए OZT मिलती थी 2024 तक, 7 लाख बढ़ के 12 लाख हो गई। 5 लाख में से 9 एम्प्लॉय हैं, हर यूनियन काउंसिल में 9 एम्प्लॉय हैं, चाहे वो जमात इस्लामी की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI, 9 एम्प्लॉय हैं। 5 लाख मिलते थे, 4.5 लाख रुपए तनख्वाहें थी, तकरीबन 4.5 पौने 5 लाख, 25,000 रुपये बचते थे फी यूनियन काउंसिल। हमने ही शोर किया कि भाई कुछ तो बढ़ाओ, कुछ तो डेवलपमेंट हो, छोटे मोटे काम तो कर लें ये लोग, मैनुअल कवर लगा लें, स्ट्रीट लाइट लगा लें। अब 7 लाख हो गई, तनख्वाहें बढ़ी हैं, सारी बात जिस तरह बढ़ती हैं सरकारी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें और बढ़ गई। अब सब मिलाकर भी टैक्सेस कटने के बाद 12 लाख में से 6-6.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, 5-5.5 लाख रुपए बचते हैं, जिसके अंदर ये मैनुअल कवर का काम होता है, दीगर काम होता है। इसी तरह टाउन के अंदर जो है वो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, बास टाउन्स के अंदर 2-2 हज़ार एम्प्लॉय हैं। हमारा नई कराची टाउन है, 1933 एम्प्लॉय हैं नई कराची टाउन के अंदर। इसमें सारे हैं, सेनेटरी के असाज़ा कराम भी हैं, दीगर भी सब शामिल हैं। और टाउन चेयरमैन है, वाइट टाउन चेयरमैन है, जारी बात है, जिसको देते हैं बकिया, गाड़ी देते हैं इसको, और पेट्रोल जारी बात है, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, बकिया जो है वो दीगर एम्प्लॉयज़ हैं टाउन के भाई इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे दीमक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके टाउन, पूरे कराची उस दीमक ने ना घर किया हुआ है। आप कितने अच्छे पार्क्स बना लें, कितने ही अच्छे झूले बना लें, उसमें लगा लें, कितनी अच्छी ग्रिल्स लगा लें, ये सब उखड़ जाता है। ये सब एक मखलूक है जो दिन में सही से खड़े भी नहीं हो सकते, रात में 2.5 मन का गाटर उठा के चले जाते हैं। ये हमारे जो
नशावर जो कुछ जी जी अधिवास इस्तेमाल करने वाले कुछ हमारे ही शहरी हमारी भाई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इन इन इनको कैसे पकड़ेंगे सर? आप कितने अच्छे पार्क बना ले, 2 महीने बाद आपका झूला गायब होगा। अच्छा देखें, बात यह है कि हमने पार्क बनाने के बाद एक चीज़ की कोशिश की है कि उन पार्कों को कम्युनिटी के साथ मिलकर डेवलप रखा जाए। देखिए पार्क बनाना एक काम है, लेकिन पार्क को मुस्तकिल उसको लुक आफ्टर करना वो भी एक काम ये है। कितना कितना बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए इनको अच्छा काउंटर देखें, करने के लिए। वो एक काम है। हमने एक तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है ताकि कम्युनिटी उस पर नज़र रखे। कुर्ब जवार में जो लोग रहते हैं उन पर मुश्तमिल हमने कमेटियाँ बना दी हैं पार्कों के हवाले से। दूसरी बात यह है कि देखें, मनशियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके हवाले से बात करना तो शायद आसान है, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? मनशियात आती कहाँ से है? कौन लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं? कहाँ है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स? कहाँ हैं ये सारे इदारे भाई? ये आपको पता कौन कौन है? है? बेचने वाले कौन लोग हैं? ये बताएं कौन ना। है? आप बताएं ना। सूबाई हुकूमत बताए ना भाई। देखे ना, ये सारे इदारे, एंटी नारकोटिक फोर्स, इसकी वजारतें, ये सारी चीज़ें तो सूबाई हुकूमत बताए ना। कोई इसकी रोकथाम के लिए कोशिश है? आपको पता है हमारे आपको इदारे थोड़ी काम कर रहे इन्फॉर्मेशन हैं है कि जी। कौन, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? भाई देखे ना, ये तो पूरी एक माफिया है ना कि जो ऑपरेट हो रही है, और सारे इदारे मिले हुए हैं जिनको, देखे ना, ये ऐसा हो नहीं सकता कि एंड यूज़र पे तो हम बात करते हैं, एंड यूज़र पे हम बात कर रहे हैं ना कि यार मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए ये गार्डर भी उठा के ले जाते हैं, ये ग्रिल भी काट लेते हैं, ऐसे ही है ना। पानी की मोटर, गाड़ी की बैटरी, तो कुछ सब नहीं ले जाते छोड़ते हैं। तो ये बताया जाए कि तो हमें मुर्तज़ा वाब साहब से आप पूछिए, सूबाई हुकूमत से पूछिए। वो मुर्तज़ा वाब साहब तो स्पोक्स पर्सन भी है ना सूबाई हुकूमत के। आप पता नहीं है या नहीं है, वो उस वक्त स्पोक्स पर्सन भी थे। उनसे पूछें कि कहाँ से आते हैं लोग, मनशियात कहाँ से आती है, कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और कराची के नौजवानों के रगों में आप जहर घोल रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस नहीं पकड़ती इनको, कहती है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाद वक्त पुलिस भी, हमने पुलिस से बात की, खुद हमने इदारों से बात की कि यार इनको रोकें। उन्होंने कहा यार हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, हम इनको थाने में बंद कर दें तो हमारे लिए मसला है, कोई इनको देखने नहीं आता नहीं है। और ये जो है उल्टा जो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इनको खाना भी खिलाना पड़े दिगर भी। आप देखें ना, कोई रिहेबिलिटेशन के इदारे नहीं हैं कि जो इनको रिहेबिलिटेट करें। तो 2-3 रिहैब सेंटर्स हैं तो 2-3 है ना, 2-3 तो किफ़ायत नहीं करते ना। लाखों की तादाद में नौजवान हैं जिनके रगों में जो है जहर घोला जा रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? पहली बात है जो बरसर इख्तियार तबका है, जिनके पास इख्तियार है, जो रोक सकते हैं इस माफिया को, उनको रोकना चाहिए। अच्छा, एक तो चलिए ये माफिया हो गया, एक आपका टैंकर माफिया है, और कौन से माफियाज हैं हमारे सारे ही हैं शहर के अंदर। डंपर माफिया है हमारे यहाँ माफिया पे। है। तो ये सारे माफियाज कराची में जो चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, इनको हेड कौन कर रहा है? कोई एक बंदा तो होगा ना जिसके अंडर आते होंगे ये सब। देखें, एक सिस्टम तो काम कर रहा है ना, मैंने कहा था। तो ये सब कुछ सिस्टम चला रहा है, जी 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 एक बिल्कुल। ही इंचार्ज इन सब। हर जगह माफियाज ऑपरेट कर रही हैं। तो माफियाज को चलाने वाले कौन है? जब पता है, जब हम जैसे लोग कह सकते हैं कि माफियाज ऑपरेट कर रही हैं, तो सूबाई हुकूमत और इनके कल ये जितनी अभी अभी आपने तमहीद जो बांधी है कि इस्लामाबाद उनको बिठा दिया गया है, अब कहीं जरदारी साहब तक तो इशारा नहीं करे कुछ, मतलब बस ऐसी ही है, सारी बात है। जब सवाल आपको किया लगता है कि कि नहीं 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 ऐसी है, तो मतलब बिल्कुल है। जरदारी साहब ही हैं जी ये? जी जी। जब किसी ने कारोबारी तबके, कारोबारी बरादरी से किसी ने सवाल किया, साबिक बल्कि मौजूदा चीफ साहब से सवाल किया गया कि जनाब ये शहर के मसाइल हैं, वन विंडो कोई ऑपरेशन नहीं है, ये सारे मसाइल हैं। यानी पहले बाजवा साहब से सवाल हो, बाजवा साहब ने कहा अगर ये सारे मसले हैं, वन विंडो मसाइल हैं, मतलब वन विंडो ऑपरेशन नहीं है कराची के अंदर, पानी का महकमा अलग है, फलाना अलग है, ये अलग है। उन्होंने कहा आप जो है वो लाहौर चले जाइए अगर ये मसला है। जो सिस्टम यहाँ ऑपरेट कर रहा था जरदारी साहब की शक्ल में, वो जाके सदर बन गए वहाँ, सदर मुमलिकत। तो जाहिर बात है वो पहले भी सदर रहे हैं माशाल्लाह, अब दूसरी मरतबा सदर बन गए, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम कर दिया। तो अब ये सारी सिचुएशन है जिसके अंदर ये शहर कराची के लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, बस रहे हैं। मुश्किल हालात हैं, मतलब लेकिन कराची इसके कभी अंदर ठीक नहीं होगा? नहीं, कराची ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। कैसे ठीक होगा सर, जब सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जो नाम आपने लिए हैं उनकी तो जड़ें देखिए, तो अगर बहुत जेन्युइन गहरी हैं। लीडरशिप होगी, ट्रू लीडरशिप होगी, जेन्युइन लीडरशिप होगी, इंशाल्लाह ताला कराची ठीक होगा। और कराची माजी में हमने देखा कि जब लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस शहर को डिलीवर लोगों ने किया है, तो शहर के अंदर तामीर भी होती नज़र आई, तरक्की भी होती नज़र आई, और काम भी होता नज़र आया। यानी ब्रिजेज़ भी बने, अंडरपासेस भी बने, शहर के अंदर तालीमी इदारे भी बने। यानी निमतुल्लाह खान साहब के दौर में 32 कॉलेज बने 4 साल में, 32 कॉलेज। सर मुस्तफ़ा कमाल साहब के टाइम में भी बना तो था कराची। नहीं, हम तो ये देखें, ये बात कर रहे हैं ना कि निमतुल्लाह खान साहब के दौर में जो काम तरक्याती काम होता नज़र आया, बाद में इसको कंटिन्यू रखा गया, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को आप? कंटिन्यू रखा गया। और वो सारे प्रोजेक्ट जिसकी बुनियाद निमतुल्लाह खान साहब के दौर में बनी वो आगे भी चला। लेकिन आप देखें साथ एक काम और भी हुआ ना, देखें मैं ये सियासी हो नहीं, एक काम और भी हुआ। एक काम ये भी हुआ कि फिर बहुत से हमारे पार्क ऐसे हैं जो चाइना कटिंग की नज़र हो गए। यहाँ तक कि ट्रीटमेंट प्लांट 2 महमूदाबाद का, वहाँ घर बना दी ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ से पानी ट्रीट होकर समंदर में जाना था। आज भी TPT वो ना मुस्तफ़ा कमाल साहब की माशाल्लाह उनकी जो सिटी निज़ामत के अंदर ये काम हुआ।
नॉर्थ नाजाबाद के आप पार्क देख लें, शिपोनर कॉलेज के बाएं दाएं बाएं पार्क थे, आज वो सारे पार्कों में जो है जनाब 4-4 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। खुद केस लेकर नेमतुल्लाह खान साहब कोर्ट में गए सिटी निज़ामत के बाद कि इन पार्कों को इंक्रोच कर दिया गया है, चाइना कटिंग की नज़र कर दिया गया है। तो बाद में तो ये भी हुआ ना। लेकिन सर वैसे तो फिर नेमतुल्ला साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि शारा फैसल को कमर्शलाइज़ कर दिया गया था उनके टाइम पे। देखें, शारा फैसल कमर्शलाइज कराची के कुछ इलाके पहले से कमर्शलाइज थे। ये करेक्शन भी ज़रूरी है। बाद लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा, कराची की 14 सड़कें ऐसी थी जहाँ पहले से कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। ओके। उस वक्त सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, सिटी काउंसिल ने यूनानिमसली बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इसका कोई वे आउट निकाला जाए। अब कमर्शियल तो हो गई है, लेकिन कमर्शियल होने के साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है, अगर कहीं कोई प्लाजा बना है तो वहाँ पार्किंग होना चाहिए, या कहीं कोई प्लाजा बने इन फ्यूचर तो वहाँ पार्किंग होना चाहिए, वहाँ सीवरेज का और पानी का प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई थी या चल रही थी पहले से, उनको लीगलाइज करना, उनका सिस्टम बनाना, उसके SOPs बनाना, सारा सिस्टम। और वो यूनानिमसली सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कि काउंसिल ने अप्रूव किया था कि ये 14 सड़कें या 12 सड़कें, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, 12 या 14 सड़कें थी कि अंडर नेमतुल्ला खान साहब। हाँ, नेमतुल्ला खान साहब के दौर के अंदर, कि ये सारे बाई लॉज को फॉलो करते हुए यहाँ इन सड़कों पे ये काम हो सकता है। बाई लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, पार्किंग का मामला है, सीवरेज है, पानी है, इन सारे इशूज़ कुछ है। अच्छा, अभी एक नई डिबेट स्टार्ट हुई कि जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो डायनामिक्स हैं, पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से नए सूबे बनने चाहिए। आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर, बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? वैसे देखें, ये डिबेट किसने शुरू की है? तो बहुत सारे लोगों ने टाइम पे की है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने की ये है। मियाँ आमिर महमूद साहब की एक किताब की तकरीब रोनुमाई थी। मियाँ आमिर महमूद साहब लाहौर के नाजिम रह चुके हैं। जब सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान साहब थे, वो लाहौर के नाजिम थे। उन्होंने एक किताब लिखी और किताब में उन्होंने तस्करा किया फ्रॉम 1947 टू 2025 और पूरे निज़ाम पर उन्होंने कहा कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो निज़ाम था वो बेस्ट निज़ाम था। सही ना? तो हम तो ये कहते चले आए हैं कि आप एम्पावर करें, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाएं। जो 2001 से लेकर 2010 तक का निज़ाम था, आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के शहरों के अंदर आप बनाएं, एम्पावर करें। ये जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरह नेमतुल्ला खान साहब के दौर में और इवन मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी ये सारी ब्यूरोक्रेसी नाजिम के अंडर में थी। ये सारा DC और AC का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था, ये नाजिम के अंडर में थी। ये सारे महकमे शहर कराची के KDA, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इसी तरह SBCA नहीं होती थी। ये तो बाद में पार्टियों ने मिली भगत, MKM और PS पार्टी की मिली भगत के बाद KBCA SBCA बन गई। कराची मास्टर प्लान जो है, सिंध मास्टर प्लान बन गया, ये तो बाद में हुआ। ये सारे जितने भी इदारे थे ये मेयर के अंडर में होते थे, और होना भी ये चाहिए कि सारे इदारे अथॉरिटी हासिल हो, उसको एम्पावर किया जाए। अगर आप इनको एम्पावर करेंगे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि नए सूबे नहीं बनने चाहिए? हमारा ख्याल ये है कि देखें, आप एम्पावर करें, अपने बल्दियात को एम्पावर करें, और ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, ये सिर्फ बल्दियात नहीं होना चाहिए, ये शहरी हुकूमतों का निज़ाम होना चाहिए जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुंतखब लोगों के अंडर में हो। और फिर आप जो है देखेंगे शहरों के अंदर तरक्याती काम होता नज़र आएगा इसके नतीजे के अंदर, इन सारे प्रोसेस के नतीजे के अंदर। तो आप दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये आप कह रहे हैं कि सूबे मज़ीद नहीं बनने चाहिए, यही है, इन्हीं को चलाएं, बस आप अपना ये मैंने बात की है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया ना उसका, ना हाँ किया ना किया, आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर दी। देखिए, हमारा तो स्टांस शुरू से ये है कि बल्दियात की बात करें, बल्दियात की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होना चाहिए और इसको आईनी कवर होना चाहिए। बल्दियात को आईनी सूबे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, आईनी कवर हासिल नहीं है बल्दियात को। बात जहाँ तक इस डिबेट के ताल्लुक है, सूबे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखें ये मौजू ऐसा है कि नहीं सेंसिटिव है। और देखें, लोग जब इस बात की जानिब जाते हैं ना, तो ये इसकी हसासियत भी है, और दूसरा लोग इसको लिसानी रंग देते हैं, और लिसानी रंग दे के इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, यही होता है ना, यही होता रहा है, माजी में भी ये होता रहा है। आपने नाम सुना होगा कालाबाग डैम। कालाबाग डैम बना? नहीं बना ना। कालाबाग डैम को आपस में लड़ाने के लिए एक भाई दूसरे भाई से लड़े, वो उससे लड़े। भाई ये सारे मौजूदात ऐसे हैं कि जिस पर अगर ओपनली डिबेट हो, तरीके से डिबेट हो, और जो आइनी तरीका रखा गया है आइनी तरीकों को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन सरेदस आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप इस पूरे अमल के अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनाएं, बाइख्तियार गवर्नमेंट हो, एम्पावर किया जाए, आइनी प्रोटेक्शन दिया जाए। जिस तरह कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का पता है कि अगर इनके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो 90 दिन के बाद इंतखाबात होंगे।
बल्दियात का कुछ नहीं पता कि 5 साल बाद भी इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, 10 साल बाद भी इंतखाबात होंगे। कोई अगर जमात इस्लामी तहरीक चलाए तो कराची के अंदर इंतखाबात हो गए, वरना हम तहरीक नहीं चलाते। यकीन तो नहीं जाने होती। ये सियासी ये पार्टियाँ इंतखाबात भी नहीं कराती। ये बड़ी पार्टियाँ इंतखाबात से भागती हैं, और ख़ास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात से भागती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लीडरशिप जनरेट हो। ये वो पार्टियां हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन से भी खाइफ हैं और बल्दियात से भी खाइफ हैं, कि जिसके नतीजे में नया खून आ सकता हो, जिसके नतीजे में लीडरशिप डेवलप हो सकती हो, जो पाकिस्तान की तामीर के लिए, तरक्की के लिए काम करना जानती है। अच्छा, अब इसमें आपने अपनी ज़ाती राय तो दे दी, आपकी जमात की तरफ से कोई स्टांस है इस चीज़ पूरे उस पे नैरेटिव पे कि मज़ीद प्रोविंस या स्टेट्स बननी चाहिए? देखें, जमात की तरफ से कोई जवाब, क्योंकि आवाज़ नहीं आई कोई देखें अभी तक। जमात की तरफ से जो स्टांस है ना, वो स्टांस ये है कि जो सूबे हैं, देखें ना, एक तो ये जो बात मैंने कही कि जो बल्दियाती निज़ाम है इनको एम्पावर होना चाहिए, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का निज़ाम होना चाहिए। सिर्फ बल्दिया का निज़ाम काफ़ी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी को इसके अंडर में होना चाहिए। मन में वो तो मज़ीद जो ठीक है नए ना? सूबे बनेंगे उनमें भी तो हो सकता है नहीं ये। नहीं, ये इसके अंडर में होना चाहिए, ये काम बहुत ज़रूरी है, और इसको आइनी प्रोटेक्शन हासिल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है, देखें, ये डिस्कशन होना, आइन के जो आइन का दायरा कार है उसके मुताबिक डिस्कशन होना, लेकिन देखें फिर ये सवालात होता है ना, हमारे अपने अंदर भी होता है, और ये अंडर डिस्कशन है। अभी भी हमारा 4 सितंबर को इजलास है लाहौर में, उसके अंदर भी अंडर डिस्कशन है। हम इन पहलुओं पर गौर भी करते हैं कि भाई इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसान हैं, सारे प्लस माइनस देखकर जो है वो इन सब चीज़ों के साथ साथ देखें जो आइन हमें तरीक़ार बताता है उस तरीक़ार को फॉलो किया जाए। जब एक सिस्टम को ले जाकर कराची से इस्लामाबाद में बिठाया जा सकता है, जब अपनी मर्ज़ी की आइनी तरमीम 26वीं तरमीम लाई जा सकती है, जब पीका ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, और पीका ऑर्डिनेंस और 26वीं आइनी तरमीम के लिए ये सारे लोग इस्तेमाल हो सकते हैं, क्या MQM, क्या जरदारी, क्या शहबाज शरीफ, क्या फजलुर रहमान साहब, ये सब इस्तेमाल हो सकते हैं। तो भाई जो लोग इस पॉइंट को रेस कर रहे हैं वो करवा लें इन्हीं लोगों के ज़रिए। वो जरदारी साहब को टास्क दे दें, जिस तरह 26वीं तरमीम हुई, जिस तरह PDM 1 बनी, सिंध हाउस आबाद हुआ, लोगों की मंडी लगी, तो भाई आप दे दीजिए टास्क, इन लोगों को टास्क दीजिए। टास्क देने के नतीजे में हो सकता है कोई रास्ता निकाल लें। सर बहुत सारे अमेंडमेंट में तो फिर जमात इस्लामी भी थी ना उन असेंबलियों में। सर हम 26वीं तरमीम में मौजूद 26 में नहीं थे, 18वीं में थे। हम पीका ऑर्डिनेंस पे भी मौजूद नहीं थे। ओके, सही है ना, हम पीका ऑर्डिनेंस के मौके पे मतलब जो नाम आपने लिए उनमें नहीं थे आप? हम नहीं थे, हम पीका ऑर्डिनेंस के बाकी अमेंडमेंट्स में थे आप? मुखालफत करी, हमने 26वीं तरमीम की मुखालफत करी, हमने 18वीं तरमीम के मौके पे तो हम थे ही नहीं, सारी बात। 18वीं तरमीम वफाक के अंदर हुई, हमारे 1 या 2 मेंबरान थे। अच्छा, तो सूबे का अगर बिल आता है तब जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होगी? जमात इस्लामी के पास तो MNA MPA नहीं है, तो है ही नहीं। यस, देखिए सूबे का जमात के पास तो MNA नहीं है, MP है, यहाँ मौजूद है। MP है, एक MP है हमारा, बकिया तो MNA हमारे पास है भी नहीं मौजूद। तो वो स्टांस को खामोशी क्या करेंगे? खामोशी नहीं, सूबे का बिल आए, देखते हैं ना, उस पर डिबेट करेंगे फिर। हाँ, जब बात आएगी तो करेंगे ना। अच्छा भाई, बल्दियाती निज़ाम से आप सेटिस्फाइड हैं हमारे कराची के? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं। तो फिर आपने क्यों इलेक्शन लड़ा बल्दियात का? इसलिए लड़ा ताकि ठीक करूँगा। नहीं, इसके नतीजे में देखें हमने फ़ाइट की, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डिलीवर कर रहे हैं। मैंने आपको जितनी बात बताई, देखें ना, हम डिलीवर कर रहे हैं। हमने इस बात का वादा किया था लोगों से कि जो भी लंगड़ा लूड़ा निज़ाम होगा, जैसा भी लंगड़ा लूड़ा निज़ाम है ना, इस वक्त भी है ना, जिसके अंदर ना वसाइल मैसर हैं, ना आपके पास इख्तियार है, जो वसाइल हैं, जो इख्तियार होंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। ये वादा किया था हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने वसाइल से बढ़कर, अपने इख्तियार से बढ़कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला शहर की तामीर के लिए, शहर के लोगों को सर्व करने के लिए इंशाल्लाह ये काम करेंगे। तो इस सब के लिए 31 तारीख को जो आप करने जा रहे हैं? बिल्कुल जनाब, हम तो ये चाह रहे हैं कि शहर के लोगों को, शहर के जो टाउन्स हैं उनको वसाइल मिलें। हम ये चाहते हैं कि शहर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा मैनिफेस्टो है क्या उस चीज़ का जो आप 31 को जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं? देखिए 31 अगस्त को हमने 3 बजे CM हाउस की जानिब मार्च रखा है। हमने पूरे शहर कराची के लोगों को ये कहा है कि अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा, घर में बैठना मसले का हल नहीं है। ठीक है, पानी हर एक का मसला है, सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है। और मैं तो दरख्वास्त करता हूँ जितनी भी पार्टियां हैं उनके वर्कर से दरख्वास्त करता हूँ कि ये सारे मसले जिसको हम रेज़ कर रहे हैं ये हर एक का मसला है। चाहे सड़क का मसला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे बसेस हों। आप मुझे बताएं ना, इस शहर कराची में आपका क्या ख्याल है कितनी बसें चल रही होंगी इस शहर के अंदर? 400 बसें चलती हैं इस शहर के अंदर। 400 बसें सरकार ने 17 साल में चलाई हैं, जिनमें 100 बसें BRT की बसें हैं, रेड लाइन, ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन की। 400 बसें इस शहर में, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है ये। आबादी 3.5 करोड़ ही है? जी बिल्कुल, जिसकी आधी आबादी ये लोग खा गए। कौन? पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार है। मुस्लिम लीग नून के साथ बैठकर PDM 1 के अंदर दाएं जानिब MQM बैठी थी, बाएं जानिब पीपल्स पार्टी बैठी थी।
नोटिफाई हुआ है इनके दस्तखतों से, MQM के दस्तखत से नोटिफाई हुआ है। हालांकि एमक्यूएम ने तो प्रोटेस्ट किया था इस चीज़ पे MQM कि के ज़्यादा है। दस्तखतों से नोटिफाई हुआ है कि कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख है। और जब बात की जाती है हमारे सरकारी इदारों के अफसरान हों, IG हों, DIG हों या खुद CM साहब हों, कहते हैं जी कराची की आबादी किसी तो और 3 करोड़ से कम नहीं है। यार आप नोटिफाई कर रहे थे 2 करोड़ 3 लाख आपने नोटिफाई कर दिया, उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया? साथ में आपने MQM और मुस्लिम लीग नून के साथ आप बैठे थे। तो इस शहर की, जिस तो शहर ना की यहाँ 1.5 करोड़ आबादी को आपने उसकी पीठ में शहर के खंजर घोपा हो, जिस शहर की आबादी आप सही डिक्लेयर ना करें, तो आप मुझे बताएं क्या मास्टर प्लान, क्या दीगर चीज़ें? मास्टर प्लान नहीं है शहर का, नहीं है। कोई मास्टर प्लान नहीं है। 2047 के लिए मास्टर प्लान बना रहे हैं कि जी हम तोहफा देंगे 1 सदी होने पर, पाकिस्तान की 1 सदी होने पर। उस मास्टर प्लान के लिए पहली चीज़ क्या खत्म कर है? रहे हैं क्या? उस मास्टर प्लान के लिए पहली चीज़ क्या है? आबादी। कोई सवाल करे? आप जिस शहर की आबादी 1.5 करोड़ डिक्लेयर, तो मतलब इस शहर में ना इलेक्शन ठीक हो रहा है, ना मरदमशुमारी ठीक हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो शहर भी फिर हम यही समझें कि नहीं इंशाल्लाह ताला शहर के आवाम को के साथ मिलकर स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। मज़ाहमत के अंदर ज़िंदगी है, और ये वो मज़ाहमत है कि जो इसका सबक तो हमें कायद-ए-आज़म रहमुल्लाह अलैह से मिला। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, 7 साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म की लीडरशिप थी ना, कोई मुसल्लह अफवाज नहीं थी, कोई जत्थे नहीं थे, नौजवान थे, अवाम साथ थी, और एक ही नारा था, ये अगस्त का महीना है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरी बर्र सगीर की मिल्लत इस्लामिया इस नारे के पीछे कायद-ए-आज़म की लीडरशिप पे, जो है उनकी विजनरी लीडरशिप पे मुत्तहिद थी। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल के मुख्तसर वक्त में अंग्रेज़ों की मुखालफत, हिंदुओं की मुखालफत, सब के बावजूद पाकिस्तान बन गया। तो लोग यूनाइट हों, अपने हक़ के लिए निकलें, बस मज़ाहमत करें, इंशाअल्लाह ताला हालात आदम साहब ने एक और हालात भी चीज़ कही थी, अगर आवाम उसको भी थोड़ा सा अपना ले तो क्या है अच्छी बात है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। और इन तीनों चीज़ों की कमी है, तो अगर यही तीनों चीज़ें अगर आ गई तो हम फिर से एक अच्छा पाकिस्तान, एक अच्छा कराची, आप किसी भी इलाके से हों, उसे बेहतर बना सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।